हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम ECO 01 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं जून 2024 का। ECO 01 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 आवर्स के लिए है, मैक्सिमम टाइम इसका, और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 50 मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए आपको ये जो नोट है ना ये ज़रूर पढ़ना है। तो नोट में लिखा गया है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। इसमें क्लियरली रिटर्न है कि पूरे क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चंस ही वो करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो इक्वल है। ओके, मतलब 5 क्वेश्चन है और सबके मार्क्स इक्वल है, तो कितने मार्क्स का हो गया ये क्वेश्चन पेपर? एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। ओके, और 5 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया एक्सप्लेन द टर्म बिजनेस, राइट इट्स इसेंशियल फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो बिजनेस है उस टर्म को एक्सप्लेन कीजिए और उसके इसेंशियल फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए। ओके, Business refers to the organized effort and activities of individuals to produce and sell goods and services of profit। आप ये जो लाइन है ना इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिजनेस रेफर्स टू ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, और कोई भी ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट या एक्टिविटीज़ किसी भी इंडिविजुअल की जिससे वो किसी भी गुड को या सर्विस को प्रोड्यूस करता है और सेल करता है और प्रॉफिट अर्न करता है। ओके, these activities are conducted in order to provide product or services to the consumer। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें किसी भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है और मार्केट की डिमांड को पूरा किया जा रहा है और उससे प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है, तो उसको हम बिजनेस बोल सकते हैं। ओके, हम बात कर लेते हैं इसेंशियल फीचर्स ऑफ बिजनेस की। जो बिजनेस है उसके इसेंशियल फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है प्रॉफिट मोटिव, थर्ड है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, फोर्थ कंटिन्यूटी एंड रेगुलरिटी, फिफ्थ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, सिक्स्थ लीगल एंटिटी एंड सेवन्थ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। अब एक एक को करके एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस में इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि प्रोडक्शन होता है गुड्स का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किसी भी गुड या सर्विस का एक्सचेंज होता है। ओके, सेकंड जो फीचर है वो है प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस जो किया जाता है वो मेनली जो उसका मोटो होता है, मेनली जो पर्पस होता है बिजनेस का वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट विच इज इसेंशियल फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ। थर्ड है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस एक्टिविटी आर सब्जेक्ट टू द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज सच एज मार्केट फ्लक्चुएशन, कंपटीशन एंड चेंजेस इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। बिजनेस में हमेशा रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। कभी ऐसा हो सकता है बिजनेस बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, कभी ऐसा भी हो सकता है बिजनेस बिल्कुल ही डाउन आ गया बिकॉज ऑफ कंज्यूमर रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्टीन्यूटी एंड रेगुलरिटी। कॉन्टीन्यूटी एंड रेगुलरिटी का मतलब यह है कि जो बिजनेस है वो कॉन्टीन्यूसली वर्क करेगा और रेगुलरली वर्क करेगा। ओके, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आसाम का। आसाम में टी प्रोड्यूस की जाती है। ओके, ऐसा तो नहीं है ना आसाम में सिर्फ 1 साल के लिए ही टी का प्रोडक्शन हुआ और 1 साल के लिए वो जो टी है वो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट की गई। ऐसा नहीं है, आसाम में जो टी प्रोडक्शन है वो सालों से हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली हो रहा है और उसको कॉन्टीन्यूसली डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ओके, तो बिजनेस इज कॉन्टीन्यूस एंड रेगुलर। फिफ्थ बात करें कस्टमर सेटिस्फैक्शन की। जो बिजनेस है वो उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना ही चाहिए। अगर कस्टमर एक बार आपसे कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसकी एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा निकलेगा और आपको वो अच्छे रिव्यूज़ देगा, लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब निकला, तो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ, तो कोई भी अदर पर्सन होगा उसको वो यही रिकमेंड करेगा आप इसका प्रोडक्ट मत खरीदिए क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तो कस्टमर का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन एनी बिजनेस। Sixth है लीगल एंटिटी। अ बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट एंड ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। जो बिजनेस होता है वो लीगली चलना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। जैसे कि शराब है, शराब बहुत सारे लोग हैं जो बेचते हैं, बिजनेसमैन से जो शराब जो है बनाते हैं और बेचते हैं, बट दैट शुड बी लीगल।
दैट शुड बी लीगल। उनके पास परमिट होना चाहिए, गवर्नमेंट की अथॉरिटी होनी चाहिए, और उनका जो प्रोसीजर है वो एज पर द स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब कुछ लोग जो है देसी शराब बनाते, ना तो उनके पास परमिट होता, ना उनके पास मतलब रेगुलरिटी होती, और ना उनकी जो प्रोसेस मेकिंग है वो एज पर द गाइडलाइंस होती, इसलिए वो बिजनेस जो होता है इलीगल होता है। ओके, ऐसा नहीं है सभी जो देसी शराब बनाते हैं वो इलीगल होते, कुछ लीगल भी होते हैं, बट उनको लीगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सेवन्थ है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। किसी भी बिजनेस में ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, जिसमें कि ओनर होता है, मैनेजर होता है, एम्प्लॉयज़ होती है। ओके, जिनसे एक बिजनेस का जो कोर है वो सेटअप होता है। चलिए नेक्स्ट जो है फीचर्स के बारे में हमने देख लिया। अब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं लोग, रीजंस क्या है। फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बिजनेस है, अगर आज वो 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट पर ईयर अर्न कर रहा है, तो नेक्स्ट ईयर वो चाहेगा कि अभी मैंने इस ईयर जो ईयर 1 में मैंने 10,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, ईयर 2 में मैं 20,000 का प्रॉफिट अर्न करूँ, ईयर 3 में 30,000 का प्रॉफिट जो है अर्न करूँ। मतलब हर कोई क्या चाहता है, अपने बिजनेस को ग्रो करना। तो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द बिजनेस मोटिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कोई भी बिजनेस है वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है और अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है। फॉर एग्जांपल बात करें टाटा टी की। ओके, टाटा टी ने पहले एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में अपने बिजनेस को शुरू किया, फिर उसने जो टाटा टी है वो डिफरेंट एरियाज़ में जो है एक्सपेंड किया अपने प्रोडक्ट को। जैसे कि आपने कई बार जो है कुछ लोकल प्रोडक्ट्स के नाम सुने होंगे, जैसे कि स्नेहा, स्नेहा मसाले। ओके, स्नेहा मसाले कोई भी एक बिजनेस एंटिटी है जो कि मसालों की सेल करती है। अब उसने देखा कि मेरे जो मसाले हैं ना वो एक पर्टिकुलर एरिया लाइक दिल्ली में वो पॉपुलर हो गए हैं, अब मुझे दिल्ली से जो है मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में, गुजरात में, तमिलनाडु में, इन सब में अपने जो बिज़नेस की ब्रांचेस खोलनी चाहिए और वहाँ पे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहिए। थर्ड है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी बिजनेस कोई कुछ भी सर्विस या कुछ भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए जो है अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहता है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज़ मैंडेटरी थिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इनोवेशन, बिजनेस में सबसे बड़ी बात होती है इनोवेशन, नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करना और जो अभी है प्रोडक्ट उनमें मॉडिफिकेशंस करके अच्छे से सेल करना। ओके, social responsibility, business is also contributing to the welfare of the society by engaging in ethical practices, supporting community development and minimizing environmental impact। business जो है वो socially भी किसी भी community को जो है वो impact कर रहा है अच्छी। like आपने सुना होगा कि एड्स में कि आप 1 रुपीज़ का जो शैम्पू खरीद रहे हैं उससे जो है लाखों लोगों को जो है एजुकेशन मिल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में ये पैसा लगाया जा रहा है, किसी भी तरह से वो जो है वेलफेयर के लिए वो जो मनी है आपकी यूज़ की जा रही है। ओके, एम्प्लॉय वेलफेयर होना चाहिए। किसी भी बिजनेस में जो एम्प्लॉयज़ है उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ आर द मतलब कोर है वो बिजनेस की। अगर एम्प्लॉय काम नहीं करेगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो एम्प्लॉय वेलफेयर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिजनेस जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, उन्हें अपने जो अकाउंट्स है वो अपने हर चीज़ को एक मेंटेन करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिजनेस सिर्फ कर्जा लिए जा रहा है बट प्रॉफिट कुछ अर्न नहीं कर रहा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया व्हाट इज़ अंडर राइटिंग।
अंडरराइटिंग क्या होती है? एक्सप्लेन इट्स रोल इन लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है सिक्योरिटीज ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज में? ओके, तो अंडरराइटिंग इज द प्रोसेस बाय विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इन्वेस्टमेंट बैंक और अंडरराइटर assess and assume the risk of issuing new securities to the public. Underwriters play a crucial role in facilitating the initial sale of securities such as stocks and bonds by evaluating the financial health and prospects of the issuing company and determining the appropriate price and the terms of offering. Underwriting क्या होती है? Underwriting एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू जो कोई भी बैंक है, मान लीजिए मेरी कंपनी ए है, ओके, मैंने इसमें अंडरराइटिंग की कि कितना मेरा प्रॉफिट है, कितना मेरा लॉस है, कितना मेरा एक्सपेंस है, हर चीज़ की अंडरराइटिंग करके मैंने एक शीट प्रिपेयर कर ली। अब जो बैंक है ना, जब वो मेरे को लोन प्रोवाइड करेगा या स्टॉक में मेरी जो सिक्योरिटीज़ है वो सबमिट करेगा, तो वो सबसे पहले अंडरराइटिंग को चेक करेगा। ओके, रोल ऑफ अंडरराइटिंग इन द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटीज़ को जब लिस्ट किया जाता है तो उसमें अंडरराइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस होती है? पहला है रिस्क असेसमेंट एंड प्राइसिंग। अंडरराइटिंग से ये पता चल जाता है कि रिस्क कितना है और उसकी प्राइसिंग कितनी रहेगी। अंडरराइटर इवेलुएट द फाइनेंशियल स्टेटस एंड बिजनेस प्रोस्पेक्ट ऑफ द इशूइंग कंपनी टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू सिक्योरिटीज। अंडरराइटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटस या किसी भी बिजनेस का जो कंपनी है उसको ये देख लेते हैं कि इसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। ओके, दे हेल्प टू सेट एन अप्रोप्रिएट प्राइस फॉर द सिक्योरिटीज टू इंश्योर दे आर अट्रैक्टिव टू द इन्वेस्टर वाइल मीटिंग द कंपनीज कैपिटल रेजिंग गोल्स। देखिए, अब मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, एक कंपनी है मेरी और मेरे पास स्टॉक्स है। ओके, अब मैंने ये जो स्टॉक्स की प्राइस है ना वो 1000 रखवा दी। 1K स्टॉक की प्राइस है, 1K स्टॉक की प्राइस है, तो कोई भी कंज्यूमर आएगा वो देखेगा अरे 1K का स्टॉक है, इसे मैं परचेस करूँ या ना करूँ, इससे क्या मेरे को प्रॉफिट होगा आगे। और मेरी कंपनी कह रही है आप 1K का स्टॉक लीजिए और ये जो है ना इन फ्यूचर जो है वो 5K में बिकेगा। तो ये सब फॉल्स भी हो सकता है, झूठा भी हो सकता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अंडरराइटर्स क्या करते हैं? कंपनी की ये चेक करते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटी है ग्रो करने की, कितना वो इन फ्यूचर ग्रो कर सकती है। और उन्होंने देखा कि ये अभी जो इनका स्टॉक है ना, इस स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 500 रुपीज़ होनी चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर जो इसको खरीदेगा, अगर वो 500 में स्टॉक खरीदेगा तो ये पॉसिबल है उसको 500 के बदले 1000 मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये कंपनी इतना ग्रो कर सकती है विद इन 1 ईयर या विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो रिस्क असेसमेंट और प्राइसिंग में जो है अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गारंटिंग कैपिटल। अंडरराइटर्स ऑफन प्रोवाइड अ गारंटी टू द इशूइंग कंपनी दैट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी रेज्ड। अंडरराइटर्स जो होते हैं वो एक गारंटी प्रोवाइड करते हैं इशूइंग कंपनी को कि एक सर्टेन अमाउंट जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। इफ द सिक्योरिटीज आर नॉट फुली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, द अंडरराइटर परचेज द रिमेनिंग अनसोल्ड सिक्योरिटीज इंश्योरिंग द कंपनी रिसीव्स द नेसेसरी फंड्स। इसमें क्या होता है ना कि अब मान लीजिए मेरे पास जो है वो 1000 सिक्योरिटीज़ थी, अब उसमें से सिर्फ 500 जो सिक्योरिटीज़ है वो सोल्ड आउट हुई, जो रिमेनिंग है कुछ भी अमाउंट है तो वो जो है अंडरराइटर्स परचेज कर लेते हैं to provide us sufficient funds to the company. Okay, marketing and distribution. Underwriter assist in marketing and promoting the new security to potential investors through road shows, प्रेजेंटेशंस एंड अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज़। अंडरराइटर्स क्या करते हैं कि जो मतलब उनके जो फंड्स हैं किसी भी इन्वेस्टर को पहुंचाने, किसी भी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए रोड शोज़, प्रेजेंटेशन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है प्रमोट करते हैं किसी भी कंपनी की सिक्योरिटीज़ के लिए। Okay, they distribute the securities through their network, ensuring a broad investor base and enhancing the chances of successful offering. ये क्या करते हैं, जो सिक्योरिटीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि अंडरराइटर्स का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, इस वजह से एक ब्रॉड इन्वेस्टर बेस जो इनको मिल जाता है।
फोर्थ बात करें कंप्लाइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन की, अंडरराइटर इंश्योर्स दैट ऑल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आर मेट फॉर द इशुएंस एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अंडरराइटर्स ये इंश्योर करते हैं कि जो लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए किसी भी सिक्योरिटी की इशुएंस और लिस्टिंग के लिए। ओके, they help prepare the necessary documentation such as the prospectus which provide detailed information about the issuing company and the securities being offered। देखिए ये क्या करते हैं, अंडरराइटर्स क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के जो स्टॉक्स है उनकी इशुएंस के लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है कि क्या ये कंपनी है, किस तरह से वर्क कर रही है और किस तरह से ये सिक्योरिटीज़ जो है ये इनको प्रोवाइड की जाएगी इन्वेस्टर को। तो ये भी जो है अंडरराइटर्स डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते, कंपनी को प्रिपेयर नहीं करना पड़ता। ओके, स्टेबलाइजेशन, आफ्टर द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जब ये जो सिक्योरिटीज है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है, अंडरराइटर्स में इंगेज इन स्टेबलाइजेशन एक्टिविटीज टू सपोर्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज, प्रिवेंटिंग सिग्निफिकेंट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड इंश्योरिंग अ स्मूथ ट्रेडिंग डेब्यूट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस बताओ। तो प्रोसेस ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से पहले कंपनी का नाम चूज़ करना पड़ता है, किस तरह की कंपनी है वो डिसाइड करना पड़ता है कि आप जो है ओनरशिप के लिए सिंगल एंटिटी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, ये आपको तय करना है। फिर एक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, फिर फाइल एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं, फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको चाहिए, देन अप्लाई फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर पैन एंड टैक्स अकाउंट नंबर 10। ओके, रजिस्टर फॉर GST, open a bank account, comply with other local and industry specific requirement and create a company seal। ये सब जो है 11 स्टेप्स है, आप वीडियो को पॉज करके इनको एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। एलोबरेट द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर ये जो टर्म है इसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस वेरियस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर को जो है डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। ओके, क्या किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी दैट अ कंपनी यूजेस टू फाइनेंस इट्स ओवरऑल ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी जो कि कंपनी यूज करती है ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ ग्रोथ के लिए। लाइक मेरे को एक कंपनी शुरू करनी है, तो मेरे पास जो है ना 5 लाख रुपीज़ कैश है, ये मेरी सेविंग्स अकाउंट से मैंने इसमें डाले। ओके, 5 लाख रुपीज़ मैंने लोन ले लिया, डेप्ट ले लिया, तो टोटल अमाउंट मैंने कितना इन्वेस्ट किया कंपनी में, 10 लाख। तो 10 लाख इज द माई कैपिटल अमाउंट, क्या है ये मेरा कैपिटल। ओके, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। फर्स्ट है बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क कितना है, कंपनी साइज एंड ग्रोथ, कंपनी कितनी बड़ी है और कितना बड़ा हो सकती है। मान लीजिए आपने 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, आपकी कंपनी छोटी थी लेकिन स्टार्टिंग में आपकी जो कंपनी है वो ग्रो करने लग गई, तो अब आपको क्या है इसमें बिजनेस में 20 लाख रुपीज़ और लगाने पड़ेंगे। कितने लगाने पड़ेंगे, 20 लाख रुपीज़ और लगाने पड़ेंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रोथ स्टेज चल रहा है आपकी कंपनी का और कितनी कंपनी आपकी बड़ी है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इन्फ्लुएंस करता है कैपिटल स्ट्रक्चर को। कंट्रोल्ड कंसिडरेशन, मार्केट कंडीशन, फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री नॉर्म्स एंड एसेट स्ट्रक्चर। तो इन सब को जो है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से बोला गया किसी दो में से जो है डिफरेंशिएशन करो। फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, एंटरप्रेन्योर एंड प्रमोटर, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। ओके, तो हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड
एंड एंटरप्रेन्योर एंड प्रमोटर। ओके, तो बाकी जो है आप पढ़ सकते हो, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको दो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, सबसे पहला है इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। देखिए, इंटरनल ट्रेड की डेफिनेशन, करेंसी, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट और एग्जांपल्स की हम बात करेंगे। फिर हम एक्सटर्नल ट्रेड की डेफिनेशन, करेंसी, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट और एग्जांपल की बात करेंगे। ओके, इंटरनल ट्रेड का जैसे कि आपको पता ही है, इंटरनल मतलब विद इन, मतलब अंदर। तो इंटरनल ट्रेड ये होता है कि विद इन अ कंट्री जो ट्रेड हो रहा है वो इंटरनल ट्रेड है। ओके, जैसे इंडिया के अंदर ही जो है मतलब मान लीजिए आपका कोई भी बिजनेस है किसी भी पर्टिकुलर मसाले का या किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के सर्विस का, वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है। जैसे अर्बन क्लैप है, अर्बन क्लैप इंडिया की जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर ही सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इंडियन कंज्यूमर्स ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो क्या है, एक इंटरनल ट्रेड है। ओके, इसमें करेंसी क्या रहती है, इंडियन रुपीज़ के अंदर ही वो ट्रांजेक्शन होगी और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करेगी। और ट्रांसपोर्ट जो है वो शॉर्ट रेंज ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे कि रिटेल ट्रेड या होलसेल ट्रेड विद इन अ कंट्री। अब बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है, ट्रेड दैट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, दो डिफरेंट कंपनीज के साथ जो ट्रेड होता है उसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोल सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेट फॉर अ मिनट, यस, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से जो है वो मसाले जो है यूएस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यूएस में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इंडिया टू यूएस जो है मसालों का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड। और इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसी में होगी, जिसमें कि एक्सचेंज रेट एक्सचेंज भी करना पड़ सकता है। कि मान लीजिए इंडिया में जो इंडिया की जो चीज़ें हैं अगर वो इंडिया बाहर भेजता है तो यूएस डॉलर में उसको पेमेंट मिलेगी। ओके, रेगुलेशन, गवर्नड बाय इंटरनेशनल ट्रेड लॉज एंड एग्रीमेंट एंड ट्रीटीज, जो रेगुलेट करता है उसको इंटरनेशनल ट्रेड लॉज रेगुलेट करता है। ओके, ट्रांसपोर्ट की बात करें, इन्वॉल्व्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ओवन थ्रू सी, एयर और इंटरनेशनल फ्लाइट्स। एग्जाम्पल, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स या सर्विसेज का उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर एंड प्रमोटर। एंटरप्रेन्योर और प्रमोटर में क्या फ़र्क होता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो कोई भी नए बिजनेस को शुरू करता है, मैनेज करता है और किसी भी बिजनेस में कितना रिस्क होने वाला है उसको असेस करता है। एंटरप्रेन्योर अपने आइडिया पे इन्वेस्ट करता है अपनी कैपिटल। इनोवेटर होता है वो चीज़ किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस का, और ओनरशिप उसके पास होती है और मोटिवेशन ये होता है उसके पास कि उसको कोई नई चीज़ मार्केट में लेके आनी है। ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक चाय वाला था, MBA चाय वाला। ओके, और या फिर कोई और एग्जांपल आपने देखा होगा, तो इन्होंने जो है ये MBA चाय वाला, BA चाय वाला, ये सब नाम को यूज़ करके एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये क्या है, एक तरह से एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने एक इनोवेशन लेके आए इन द नेम्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस पुराने ही हैं बट नेम ऑफ द बिजनेस इज डिफरेंट। तो ये क्या हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गए। ये कोई भी नया जो टूल है मार्केट में वो लेके आना, जैसे कि शार्क टैंक या इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ आपने देखे होंगे। तो वहाँ पे क्या है कि एंटरप्रेन्योर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने न्यू प्रोडक्ट्स को लेके आते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, अब बात करें प्रमोटर की। अब मान लीजिए मेरे को एक जॉब मिली, जॉब की सेल्स की मिली, तो मेरे को क्या है, मसालों की सेल करनी है। तो मेरे को जो है ना मसाले मिले कि मेरे को ना चिकन मसाला मिला है या फिर पाव भाजी मसाला मिला है। तो उसमें क्या है कि मेरे को प्रमोट करना है, तो मैं डिफरेंट जो है शॉप्स पे जाऊंगी या ग्रुप ऑफ पीपल से मिलूंगी और उस चीज़ को प्रमोट करूंगी कि ये चीज़ मार्केट में है, आप इसको यूज़ कीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ओके, मतलब कैपिटल में जो है वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है। फैसिलिटेटर होते हैं किसी भी बिजनेस के, ओनरशिप इनके पास जो है नहीं होता।
ओके। मोटिवेशन ड्राइवन टू गोल द एस्टेब्लिशमेंट एंड लॉन्चिंग द कंपनी। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक न्यू कंपनी लॉन्च की जो पापड़ बनाती है, साबूदाने के पापड़ बनाती है। तो मैंने क्या किया, अपने एरिया के प्रमोटर से बात की कि ये साबूदाने के पापड़ है और इसको स्नेहा पापड़ के नाम से आपको बेचना है। तो वो क्या करेगा, जाके लोगों को बताएगा इसके बारे में और वो इसको प्रमोट करेगा। ओके, चलिए बाकी दो को जो है आप पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट, इंश्योरेबल एंड नॉन इंश्योरेबल रिस्क, पोज करके आप देख सकते हैं इसको। फिर है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, इन दोनों को भी आप पोज करके पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस, तो हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, लेकिन हम सॉल्यूशंस अभी के लिए सभी को पढ़ेंगे। लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देने जाए, क्वेश्चन को में जो दिया गया नोट है ना, उसको ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। एक्सप्लेन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एलाबरेट क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और पार्टनर्स की क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं हम। पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर 2 or more individuals come together to operate and management a business for a profit. In partnership, partners share the profit, losses and responsibilities of running the business. Partnership are governed by a partnership agreement which outlines the terms and conditions of partnership, including the role and responsibility of each partner. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं, जो प्रॉफिट्स हैं उनको शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। ओके, पार्टनरशिप जो वो रेगुलेट होती है बाय पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप जो है मेंशन होती है कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की। तो पहला फीचर है म्यूचुअल एजेंसी, सेकंड है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, थर्ड है अनलिमिटेड लायबिलिटी, फोर्थ वॉलेंट्री एसोसिएशन, कंबाइंड स्किल्स एंड रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि एक होता है जनरल पार्टनर, एक होता है लिमिटेड पार्टनर। जनरल पार्टनर जो है वो डेली इन्वॉल्व होता है हर एक चीज़ में, मैनेजमेंट में और ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस में। बट जो लिमिटेड पार्टनर है वो डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। ओके, आप इन सबको पोज करके पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ मिडलमैन अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। मिडलमैन के जो है वो रोल्स बताइए और कितने कितने तरह के मिडलमैन होते हैं। तो मिडलमैन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है और टाइप्स दिए गए हैं, मर्चेंट मिडलमैन, एजेंट मिडलमैन, फंक्शनल मिडलमैन, फैसिलिटेटिंग मिडलमैन, स्पेशलाइज्ड मिडलमैन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। अभी ये हमें गिवन है, इसमें शॉर्ट नोट बनाना है इनमें से किसी भी 2 टॉपिक्स के लिए। तो हमारा जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रोल ऑफ कमर्शियल बैंक। आप अपनी ईज के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हो और उस पर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पॉज करके आप देख लीजिएगा इसको, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड के नोट को। फॉरेन ट्रेड मतलब वही होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, मार्केट एक्सपेंशन में हेल्प करता है, रिसोर्सेज को एक्सेस मिल जाता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाती है और जॉब्स क्रिएट होती है। और कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, लोन्स को प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट और सेटलमेंट करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में काम आते हैं और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी कंट्री को। ओके, तो आप इसको पोस्ट करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्या होता है कई बार क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आप अगर पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करके जाएंगे तो इससे फ़ायदा ये रहेगा, अगर मान लीजिए 3 क्वेश्चन भी रिपीट हुए तो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर से आ गया और उससे क्या होगा कि आपको जो एग्ज़ाम्स है उसमें स्कोर अच्छा मिल जाएगा और आपको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर आपने पहले से ही पढ़े हुए।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सजेशंस या कोई प्रेफरेंसेस है तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।